अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, जो कि एक माशी तज्जियाकार हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ एक्चुअली कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती नोयत की है मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। इनको कभी किसी चीज़ के पीछे लगा दो ये वहाँ लग जाते हैं, फिर किसी और चीज़ के पीछे लगा दो ये उस तरफ लग जाते हैं। बात यह है कि 6 महीने हमने इनको IMF प्रोग्राम के पीछे लगाए रखा, मासूम कौम को। ये खुश होते रहे। एक दिन हमने इनको खुशखबरी बता दी, हमने इनको कहा साहब बात बन गई, बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, IMF के साथ मामला तय हो गए। तमाम कौम रिलैक्स हो गई, खुश हो गई। नोटू एक नहीं मिला, पैसा एक नहीं मिला, खुश हैं हम लोग अपने खर्चे पे। तो बात यह है कि उसके बाद फिर हमने इनको IPP के पीछे लगा दिया। IPP ये, IPP वो, IPP फरां, पूरे पाकिस्तान के सारे मसाइल IPP की वजह से IPP में लग गए। फिर उसके बाद अभी अब 2 दिन से हमने लगाया हुआ है कि सर जंग जारी है, पंजाब की वजीर आला और सिंध के वजीर आला के दरमियान सर जंग जारी। वो कह रहे हैं कि ये कह दिया इन्होंने, उनको ये बयान दे दिया। अब अवाम के पेट में सर रोटी नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं गुफ्तगू शुरू की थी, जहन मेरा बट गया। एक छोटा सा घर, पाकिस्तान के वैसे स्टैंडर्ड फैमिली साइज़ 5.5 है, यानी 6 जनों का समझ लें। 6 जनों का घर जो है, उनका रोज़ाना का नाश्ते का खर्चा जो है वो तकरीबन 1000 रुपये का है। बल्कि अब 1000 रुपये की तो कोई अहमियत ही नहीं रही। इसमें बड़े साइज़ की आपने ब्रेड ली जिसकी कीमत अब आपको पता होगी कि कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो 1 लीटर या 1.5 लीटर दूध है उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। चाय की पत्ती और चीनी की कीमत का आपको अंदाज़ा है। अंडे आजकल निकल भी सारे ख़राब रहे हैं, लेकिन जो अंडे 6 मिल भी रहे हैं वो भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो एक मामूली से घराने का जो नाश्ता है वो 1000 रुपया जा रहा है। मैंने सबका इंटरव्यू लिया है, अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो आप मुझे बताएं कि एक वक्त का जहाँ नाश्ता जो सबसे छोटी मील होती है उसमें इतना खर्च हो रहा है। तो लोगों का जहन बटा हुआ है। वज़ीर आला फलां की लड़ाई हो गई, वज़ीर आला से हो गई, उनका बयान आ गया, IMF से पैसे कोई नहीं मिले, IPP की वो धरना बैठे थे, धरना उठे, बिजली का बिल और बढ़ गया। तो सर मेरे ख्याल से तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और आपने जो आखिरी जुमला कहा है यही असल बुनियादी बात है। वो ये कि हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और डायरेक्शन इसलिए नहीं है कि डायरेक्शन पर चलना, उसको बनाना, उस पर चलना जिन लोगों का काम है वो खुद डायरेक्शन लेस हैं। आपको याद होगा कि बजट के ज़माने से हम ये सारी गुफ्तगू करते रहे कि मईशत एक ऐसे शख्स के जिम्मे लगा दी है जो पाकिस्तान में रहता ही नहीं था, और मुसलसल हम ये कहते रहे कि सिर्फ दावे ही दावे हैं। IMF का मामला भी यही है। फिर आपको याद होगा कि बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से किस कदर बुलंद बांग दावे किए गए, एक इदारा भी बनाया गया। अब ना उस इदारे के बारे में कोई गुफ्तगू होती है, ना दोस्तों से पैसे मिलने की कोई उम्मीद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत IMF के बकौल बहुत ही खस्ता हालत में है। रवा माली साल में पाकिस्तान को 32,000 रुपए की जरूरत है, जिसके लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। 32,000 में से 8,500 अरब तो सिर्फ हमारे बजट का खसारा पूरा करने के लिए चाहिए। उसके अलावा जो हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है, UAE के $3.7 बिलियन, चाइना के $4.2 बिलियन, IMF के $900 मिलियन की हमें अदायगी करनी है, जिन्हें आप रुपयों में कन्वर्ट कर लें तो ये 23,400 अरब रुपए बनते। इस तरह ये मजमूई तौर पे 32,000 अरब रुपए बन जाते हैं। और वजारत खजाना जो है उसने अपना प्लान जारी कर दिया। एक मिनट जरा, आप इतनी बड़ी बड़ी रकम बोल रहे हैं, मैं जरा कुर्सी को पकड़ लूं सही से। इतने अरब रुपए आपने बोल दिए, मैं तो अभी ये यानी हमें इस दफा अपने वापस करने हैं लोगों को, है ना जी? 23,400 अरब रुपए फौरी तौर पे वापस करने हैं। तो ये उन्होंने मासूमाना डिमांड ये की थी IMF ने कि आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ढूंढ लो। तो हमने अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के तौर पर यह कहा कि हम सारे लोन रीशेड्यूल करा लेंगे। तो रीशेड्यूल के माने ये हैं कि जिनसे कर्जा लिया हुआ है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इन्हीं कर्जों को दोबारा से हमें दे दो। यही होगा ना रीशेड्यूल, और क्या होगा? यानी कर्जे अपनी जगह रहेंगे। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होगा, देखिए इस पॉलिसी का नतीजा क्या है
ये पिछले 40 साल से बिल एन यही पॉलिसी हम रिपीट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हम मजीद कर्जों में धंस जाते हैं और हम पर सूद की अदायगी का बोझ मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हकीकत तो यह है कि हुकूमत जो है 5 बिलियन US डॉलर्स को कर्जा सऊदी अरब से जो है वो भी रोल ओवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा 1.2 अरब डॉलर मजीद कर्जा मार्केट से मुख्तलिफ बैंकों से बॉन्ड्स की शक्ल में हुकूमत कर्ज लेना चाह रही है। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे कर्जों की कोशिशें हुकूमत कर तो रही है, लेकिन हकीकी मानों में मईशत बहाल कब होगी? अगर सर पाकिस्तान को मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, बात ये कि आपके साथ गुफ्तगू करके मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप बड़े बावज़न गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछने वाला हूँ जो कि अवामी नोयत का है। वो ये कि सर पिछले 20 साल से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फक्की हर 2-3 साल के बाद खिलाई जा रही है। कभी हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में तवानाई का बहरान है, पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं, पावर प्लांट लगाने के बाद ये कहा जाता है हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, फिर उसके बाद मतलब आपने देखा होगा हमने नई चीज़ें, पहले हमें कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए मुल्क के अंदर तो अच्छी है, फिर हमने सीपेक के पीछे, आपको पता होगा इतना नाच गाना कभी अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में नहीं किया जितना हमने सीपेक के पीछे किया। तो बात यह कि जब सीपेक के मंसूबे लग गए तो आज हम बोल रहे हैं कि वो तो IPP में लग गए और इसका तो हमें नुकसान है, फ़ायदा तो हमें है नहीं। तो हम कभी अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क के दुश्मन बनाते हैं कि अब हमने नया अपने नज़दीक खाका तैयार किया IPP। आपने सुना होगा सारे ताजिर सनतकार लगे में IPP वाले ये। मैंने IPP वालों की जो लिस्ट देखी, मैं इसका जवाब आपसे लूँगा ब्रेक के बाद। मैंने IPP वालों की लिस्ट देखी, इसमें पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन, पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर, पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जिनको एजाज़ात मिलते हैं कि वो मुल्क की मईशत की खिदमत कर रहे हैं, और हमारे ताजिर सनतकार ये कह रहे हैं कि ये लोग ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तो समझ मुझे नहीं आ रही कि मैं कहां से इलाज कराऊं अपना। आपसे मैं इलाज करवाता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट के अंदर लोग बदलें जैसे ये कह रहे हैं तो एक बात है, हमारे यहाँ तो सर इंटेलेक्चुअल्स भी जो हैं वो भी अपनी डायरेक्शन बड़ी जल्दी बदलते रहते हैं। अब आप देखें बहस के इस मौजू के ऊपर शुरू कर दी। मैं चाहूँगा ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल किया था उसी को आगे आप बढ़ाएं। जी आप IPPs के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि हम जो है इल्ज़ाम IPPs को दे रहे हैं और मखसूस ख़ानदान है पाकिस्तान के जो आपने मुताला किया है जी। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके ज़्यादा IPPs में इंटरेस्ट हैं और उन्होंने ज़्यादा कमाया है, और महज जो एक सॉवरेन गारंटी की बात हो रही है वो कुछ फॉरेनर्स हैं जिनको दिया गया है। तो बात यह है कि वो जो हकीकत पर मबनी ख्याल है कि 40 खानदान या कुछ खानदान जो है इससे बेनिफिट ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर असलो रसूख जो है वो मुख्तलिफ माफियाज के पास है, चाहे वो आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को माफियाज का नाम दे लें या ये IPPs को इंडस्ट्री माफियाज का नाम दे लें, लेकिन हर आदमी ने जो है ना वो पाकिस्तान को लूटा खसोटा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा कि जहांगीर खान साहब के खिलाफ जब एक कमीशन बनने की बात हुई थी चीनी माफिया के हवाले से, तो कितनी रेसिस्टेंस आई थी और कितना बड़ा सियासी मामला जो है खड़ा हो गया था। तो बात यह है कि जब भी इस किस्म की चीजें खुल के सामने आएंगी तो हमें यही पता लगेगा कि इस मुल्क में क्या होता रहा है। आप देख लीजिए, आपने मुख्तलिफ चीजों के नाम लिए थे कि कभी हमें इस चीज के पीछे लगाते हैं, कभी उस चीज के पीछे लगाते हैं, लेकिन एक चीज आप कहना भूल गए थे। उस लिस्ट में आपने ये कहना आप भूल गए कि जनाब एक नया किस्सा फैज हमीद साहब का भी था कि लोगों को फैज हमीद साहब के भी पीछे लगा दिया गया। तो बात यह है कि यहाँ ये हुकूमत चली इस बात पे रही है कि रोजाना कोई नया स्कैंडल हो, कोई नई सूरत हाल हो, एडवर्टाइजमेंट हो। आप देख लीजिए ये बिजली की 2 माह की जो बेनिफिट दिया गया है पंजाब में, उसमें किस तरह यानी वो लोग जो हुकूमत में मरकज में एक साथ बैठे हुए हैं, जब सूबाई सतह पे आए तो एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट करार दे रहे हैं,
इसी काम में हम लगे रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम है। और सबसे बड़ा, सबसे अहम पहलू जो है ना वो ये कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो जो है आगे नहीं बढ़ रही, और उसके लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये हुकूमत जो है ना बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगी, सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये मईशत के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए किस कदर इश्तिहारात अखबारात में आ रहे हैं, यानी अगर 5 अरब रुपए का रिलीफ दिया है तो 2 अरब रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहे हैं। इन चीजों से मईशत आगे नहीं बढ़ती, इन चीजों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आप यकीन कीजिए रोल ओवर कराने में इनको जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अगले 6 महीने में तो कोई रोल ओवर के लिए इनको अपने मुल्क में आने भी नहीं दे। बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है जनाब। अच्छा, ये बात तो आपने की बड़ी अहम, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जोड़ता चलूँ, जो हकीकी मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पे महंगाई से जुड़े हुए हैं। महंगाई के मुतालिक बात करते हुए लोग कतरा रहे हैं। मईशत के बारे में आजकल हकीकत बयान करना बुरा तस्वुर किया जाता है। लोग कहते हैं कि साहब मनफी बातें हो रही हैं, जबकि हकीकत पर बात करने में कोई ऐब या बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप हकीकत पर बात करेंगे तो हुकूमत अपनी इस्लाह करेगी। लेकिन अगर सच बोला जाए तो उसे मनफी कहना ये मुनासिब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हकीकी माशी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना और हकीकी माशी मसाइल की तरफ हुकूमत का तवज्जो होना, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके ख़्याल से इसमें रुकावट क्या है? क्यों हम हकीकी मसाइल पर बात नहीं करना चाह रहे, और हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी इस बात को अवॉइड कर रहे हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तवज्जो डाइवर्ट करवा रहे हैं, और सारा फोकस बिजली के दामों पर रखा हुआ है, जबकि महंगाई तो ओवरऑल है। देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। आम आदमी तो महंगाई से बहुत ही मुतासिर है। आपने जो फरमाया था कि हमारे यहाँ जो खानदान है वो 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल खानदान है, वो 1 लाख रुपए माहाना कमा कर भी अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते, वो उधार लेने पर मजबूर हैं। यानी बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने लोगों को मार के रख दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से ताकतवर तबका, खा वो कारोबारी हो, खा वो इकोनॉमिस्ट हो, खा वो दानिश्वर हो, हकीकी मानों में जो अवाम के मसाइल में उस पर बात नहीं करते, क्योंकि सब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और सच बात कहते हुए डरते हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वो 100% दुरुस्त है कि जब टीवी पे हम बैठ के आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमारा मकसद टाइम पास करना नहीं होता या अपनी शक्ल टीवी पे दिखानी थी। मैं भी जाती तौर पे कोशिश करता हूँ कि हकाइक जो हो वही अवाम के सामने रखे जाएं, जो बात सच है वही की जाए। अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो तारीफ के काबिल हो तो हम जरूर उनकी तारीफ करें। लेकिन आप देखिए, मैंने चाइना के दौरे में भी कहा था कि कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज आप देखिए कि चाइना के दौरे के हवाले से कोई बात नहीं होती। हमने कहा था कि IFC जो है वो जो है उससे भी कुछ नहीं होगा, SIFC से भी कुछ नहीं होना। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, जब कुछ होगा तो उसकी तारीफ कर देंगे। तो हकीकत यह है कि हमारे हुक्मरानों की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई विजन है, ना कोई। आप खुद बताएं कि इंटरनेट के मामले में जो नामे नेहाद खातून वजीर है वो ये कह रही हैं कि VPN का चूंकि इस्तेमाल बढ़ गया इसलिए इंटरनेट मुतासिर हो गया। यानी कमाल की उन्होंने गुफ्तगू की। अरे भाई, इंटरनेट बंद हुआ तो लोग कन्वर्ट हुए VPN के ऊपर। VPN पे तो पैसे खर्च होते हैं, लोग VPN पे क्यों जाएंगे? आपने नेट बंद किया तो VPN पे गए। VPN के ऊपर जाने से नेट स्लो नहीं हुआ, आपने नेट स्लो किया तो फिर लोग VPN पे शिफ्ट हुए हैं। तो जहां ये पॉलिसीज हो कि आप देखें 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस से मुतासिर हो गए। 400 से 500 मिलियन डॉलर सालाना हम कमा रहे थे इस चीज से, ITs के साथ काम करके। ये फ्रीलांसर जो हमारे काम कर रहे थे, 30 लाख नौजवानों को आपने उनके कारोबार मुतासिर किए, उन्हें बेरोजगार किया। और फिर एक वजीर जिसे IT का पता नहीं है वो आके ऐसे दलाइल देते हैं। अदालतों में जाके अफसरान, लॉ अफसरान कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि अच्छा
पीटीए के लोग कहते हैं अच्छा नेट स्लो हो गया, हमें पता ही नहीं। जहां इस कस्म का मजाक हो पाकिस्तान के कारोबार के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, वहां आम आदमी के मसले पे कौन बात करेगा? अली साहब, ये तो आपकी हिम्मत है कि आप अवाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लोगों के मसाइल उजागर करना चाहते हैं, हुक्मरानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि 2 साल से पीडीएम की यह हुकूमत जो है, इन्होंने क्या किया है? इनके दावे देखिए, इनकी बातें देखिए, और 2047 के विजन की बातें एहसन इकबाल साहब करते हैं। और अता तारड़ ने यह बयान दिया 2 दिन पहले कि मुखालफिन देखें शहबाज शरीफ के दौर में कितनी तरक्की हो रही है। क्या तरक्की हो रही है जनाब हमारे सामने? वो फिर किसी और दिन बात करेंगे। आज तो बड़ी सख्त और तल्ख बातें हो गई, आप तो मेरे से भी आगे निकल गए। मैं तो आपको यही कहूँगा भाई कि आजकल मामलात और हालात को देखते हुए आप और मुझे दोनों को एहतियात करनी चाहिए। क्या पता कौन सी चीज़ किसको बुरी लग जाए। मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ प्रोग्राम में, भाई अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल गई हो, और आपकी तरफ से भी माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मांगनी तो फिर मुझे ही पड़ेगी। इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नाजरीन का को कहता हूँ भाई वी वेट फॉर ए मैसेज। फेसबुक अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।